गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हमने सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र और आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इसी का एक न्यूमेरिकल है जो एक डेरिवेशन की फॉर्म में भी आता है और एक न्यूमेरिकल बेस में भी आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप इस पर इंपॉर्टेंट भी लगा देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये क्या कहता है इसको समझते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, तो आज की क्लास में अपन इस न्यूमेरिकल का या जो ये डेरिवेशन है इसी को करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्या है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की कोई पतली वलय है। तो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। फिर वो कह रहा है कि प्राप्त परिणाम का प्रतिबंध और x लेस देन r हो उसके लिए विवेचना करो। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, यदि उसका आपके सामने डायग्राम बनता है, डायग्राम बनना पॉसिबल है, तो सबसे पहले उसका क्या बनाइए, आप डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? डायग्राम बनाइए। तो देखो एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो। तो मैं एक एक लाइन पढ़ते हुए इसको डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की कोई पतली वलय है। क्या है? कैपिटल आर त्रिज्या की कोई पतली वलय है। तो मैंने यहाँ पे वलय बना ली एक, ये मैंने क्या बना ली, ये वलय बना ली, ठीक है। क्या बना दी? मैंने एक वलय बना दी, कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय। तो इसने त्रिज्या भी दे रखी है, तो ये मैंने क्या बना दी, इसके सेंटर पॉइंट से क्या बना दी, इसकी त्रिज्या बना दी। क्लियर? ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। फिर वो कह रहा है कि कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो क्यू इस कौन सा आवेश दे रखा है, इसने प्लस आवेश दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इस पर जो आवेश है वो क्या है आपका, एक तरह से प्लस इस तरीके से आवेश वितरित है। क्या है आपके पास? इस तरीके से आवेश वितरित है। और कौन सा आवेश है? क्यू आवेश है। क्लियर? फिर कह रहा है कि वलय की अक्ष पर, तो वलय की अक्ष, तो वलय का अक्ष तो ये होगा आपका, जो वलय का अक्ष होगा वो ये होगा। तो वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो वो कह रहा है कि जो वलय का सेंटर पॉइंट है वो ये वाला और इसका अक्ष होगा वो ये वाला। क्लियर? तो यहाँ से मैं एक पॉइंट P मान लेता हूँ, यहाँ से मैं एक पॉइंट क्या मान लेता हूँ, P। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, तो इसका केंद्र ये था और इससे x दूरी पर क्या निकालना, अपन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये इसका मैंने सेंटर पॉइंट मान लिया O, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि प्राप्त परिणाम का प्रतिबंध ज्ञात करो, ठीक है। तो वो तो ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया इस न्यूमेरिकल के बेस पे। अब देखो इसमें होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपन ने कोई वलय मानी, इस पर समान रूप से क्या आवेश है, वितरित है। कौन सा आवेश है? क्यू है। और इसके केंद्र से x दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो अब इस वलय के कारण अपन को इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो यदि आपके पास सिंपल सा कोई भी एक आवेश होता है, दो आवेश होता है, तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट यहाँ पे इस पूरी वलय की बात हो रही है, तो पूरी वलय की बात हो रही है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, दो अल्पांश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? दो अल्पांश। यदि मैं एक अल्पांश, तो मैंने ये मान लिया, जो मैंने मान लिया dq1, ठीक है। एक अल्पांश मैंने ये मान लिया, जो मान लिया मैंने dq2। देखो आवेश तो समान रूप से ही है, तो ये एक ये मान लिया और एक मैंने ये मान लिया। तो मुझे ये बताओ अब इस अल्पांश के कारण मैं इस पॉइंट पर क्या निकाल सकता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकता हूँ। और इस अल्पांश के कारण इस पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकता हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस क्या करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको मिला लेता हूँ। क्या है? ये जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट तक, ये मैं मिला ली, ठीक है। ये मैंने मिला ली। क्लियर? यदि इसकी दूरी मैं ज्ञात करूँ तो इसकी दूरी कितनी आएगी? देखो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का क्या आता है, लंब स्क्वायर। तो ये आपका लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण इसमें मैं नाम दे देता हूँ। देखो कर्ण ये वाला, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है, एक्स स्क्वायर, लंब कितना है, आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं ये वाला स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? इसी प्रकार मैं करूंगा तो ये वाली जो दूरी आएगी वो भी क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। इस अल्पांश की वजह से यदि मैं इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसकी दिशा क्या आएगी आपकी, इस दिशा में आएगी और इसको मैंने नाम दे दिया dE1। क्लियर? इस अल्पांश के कारण इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इसकी दिशा क्या होगी, dE1। इस अल्पांश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो यानी यहाँ ये भी मैं मिला सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका
DE2। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और ये भी दूरी कितनी आएगी आपकी, सेम दूरी ये है तो सेम दूरी ये भी इसकी त्रिज्या है, तो ये भी दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, ये की यही आएगी जो आपके ये कर्ण स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक बार बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या माना, कोई वलय मानी, वलय पर मैंने कोई दो अल्पांश माने, एक DQ मान लिया, एक DQ2 मान लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा DE1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा DE2। तो हमें P बिंदु पर क्या निकालनी है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसकी वजह से, ये जो वलय है इसकी वजह से। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसने दे रखा है कि कोई R त्रिज्या की वलय दे रखी है, R त्रिज्या की क्या दे रखी है, वलय दे रखी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वलय पर जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, वलय पर रेखीय आवेश घनत्व तो वो क्या होगा, देखो वलय पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, आवेश की, तो आवेश कितना था आपके पास Q, कंप्लीट वलय की बात कर रहा हूँ, आवेश कितना था 2Q, और नीचे क्या आता है चालक की लंबाई। तो रेखीय आवेश घनत्व निकालते हो तो चालक की लंबाई यानी एक तार या एक वलय की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2πr। तो वलय की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी आपके 2πr। तो ये क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्बडा 2πr। क्लियर। समीकरण नंबर 1 तो दे दिया मैंने इसे। क्लियर। यहाँ तक बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने क्या माना कि वलय पर दो अल्पांश माने हैं, वलय पर दो अल्पांश माने हैं, वलय पर क्या माने, दो अल्पांश माने हैं, तथा वलय के केंद्र से, वलय के केंद्र O से, वलय के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P है, x दूरी पर स्थित बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि मैंने क्या माना, दो अल्पांश माने और दो अल्पांश की वजह से क्या निकालनी है अपन को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मुझे ये बताओ कि देखो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इसकी वजह से जो ये इस पॉइंट पर आएगी वही तीव्रता इसकी वजह से इस पॉइंट पर आएगी, क्योंकि ये भी दूरी कितनी है x² + r², ये भी r है, ये भी x है। जब इसके लिए करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो DE1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका DE2, यही आएगा। यानी इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वही तीव्रता इसकी वजह से आएगी, क्योंकि ये क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। बट यहाँ पे आप ध्यान रखना ये 1 2 मत मानना, ये केवल DQ मानना, तभी आपकी सेम आएगी। यदि आवेश चेंज कर दिए तो क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने आवेश क्या माना है, यदि Q1 Q2 मानते हो तो भी आपको आवेश क्या मानना है कि Q1 बराबर Q2 इज इक्वल टू क्या होता है, Q होता है। क्या आता है, Q1 बराबर क्या होता है, Q2 इज इक्वल टू Q होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया DE1 इज इक्वल टू DE2। यदि अब मैं यहाँ पे DE1 निकालना चाहूँ, यदि मैं यहाँ पे DE1 निकालना चाहूँ तो बताओ DE1 कैसे निकालूंगा। कोई भी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/r²। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से, इस अल्पांश की वजह से। तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/4πε0, फिर क्या आ जाएगा आपके पास DQ आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा r²। अब देखो DQ आ गया नीचे, अब ये r² आएगा क्या, क्योंकि r नहीं आएगा, क्योंकि इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है, ये वाली। यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास x² प्लस का r² का अंडर रूट आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यदि डायरेक्शन लिखना चाहूँ तो डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो भी यहाँ पे कोई बात नहीं, अभी एक बार ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, DE1 इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये आ जाएगा DQ, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो जब अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो इस अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में इसको दे देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं यदि रेखीय आवेश घनत्व निकालता हूँ, किसकी वजह से, इस अल्पांश की वजह से। क्या निकालता हूँ, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व किसकी वजह से निकालता हूँ, इस अल्पांश की वजह से। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, DQ। क्या आ जाएगा आपके पास DQ, अपॉन में देखो, अपॉन में क्या आएगा ये बताओ मुझे, DL आता है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल DL ही आएगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे DL, यानी एक लंबाई जो अल्पांश है, अल्पांश की लंबाई में मैं कितनी मानूंगा, DL, अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या लिखूंगा, लैम्बडा इज इक्वल टू DQ/DL, पहले भी लिखा है अपन ने। तो DQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्बडा DL। क्लियर। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 3। उसके बाद क्या किया जाए बताइए जल्दी, इसके बाद क्या किया जाए,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ये आपका DE1 आया था, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो DE1 है और DE2 है वो तो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो DE1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, DE2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का ये, ठीक है, और ये आ जाएगा। तो ये इतना आप लिखिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो इतना एक बार आप नोट करिए। फिर देखो यहाँ पे मैं इसके घटक बनाऊंगा, जो DE1 है इसका घटक बनाऊंगा, जो DE2 है इसका भी घटक बनाऊंगा। तो एक बार आप इसको लिखिए। डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाना, बाकी डायग्राम समझ में आएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो ये जो आया इसमें आप क्या कर सकते हो, DQ की वैल्यू रख सकते हो। तो ये क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा DL, क्या आ जाएगा लैम्बडा DL अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका क्या आ गया DE1 इज इक्वल टू DE2 आ गया। अब देखो मैं इसके कुछ घटक बना रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम को समझना आप। अब देखो इसमें ये क्या था, आपका जो डायग्राम था इसमें मैं क्या बना रहा हूँ, जो आपके DE1 है और DE2 है इसके मैं बना रहा हूँ घटक। तो सबका ध्यान बोर्ड की ओर। तो देखो इसके घटक कैसे बनाता हूँ वो देखना। ये आपके पास क्या है DE2 है, तो इसके दो घटक बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक घटक क्या बनेगा आपका ये बनेगा। तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है, मान लो कि ये आपके पास क्या है, कोई थीटा एंगल है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास शीर्षाभिमुख कोण की वजह से क्या हो जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यदि ये थीटा है इसका मतलब मैं इसको नाम दे सकता हूँ DE2 कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका नाम दे दूंगा मैं DE2 साइन थीटा। क्लियर, यही होगा आपके पास। ये वाला जो घटक है DE2 का घटक बना रहा हूं, तो ये DE2 कॉस थीटा और ये DE2 साइन थीटा। इसी प्रकार मैं दूसरा घटक बनाता हूं, तो दूसरा घटक कौन सा बनेगा DE1 का। तो एक घटक तो क्या आएगा DE1 साइन थीटा, और इसमें भी यदि ये थीटा है और ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा DE1 कॉस थीटा। क्लियर, अब देखो मुझे कि दो अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र है, अपन ने क्या देखा DE1 और DE2 क्या है समान है। तो DE1 और DE2 क्या है समान है, इसकी दिशा कैसी है ऊपर की और इसकी दिशा कैसी है नीचे की ओर। यानी ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। यानी ये वाला घटक और ये वाला घटक तो आपस में कट जाएगा, तो अपने पास रहेगा केवल ये वाला घटक। तो क्षैतिज घटक की दोनों दिशा क्या है एक ही दिशा में, इसलिए ये घटक क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इस चित्र से, देखो मैं क्या लिखता हूं, चित्र से ऊर्ध्वाधर घटक एक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण विपरीत होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। निरस्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्षैतिज घटक होंगे वो, और क्षैतिज घटक
एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, एक दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर? बताओ ये दो लाइन क्लियर है? तो यहाँ पे जो मैंने घटक बनाए इसको पता लग गया डायग्राम में कि जो DE2 और DE1 के यदि मैं घटक बनाऊंगा तो दो घटक तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट करेगा, ये वाला और ये वाला, और जो ये वाले घटक है वो आपस में कैसे होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों घटक कैसे आपकी एक ही दिशा में। तो ये वाली जो मैंने लाइन लिखी वो क्लियर है। फिर मैं लिखता हूं कि वलय के किसी अल्पांश के द्वारा, अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन और लिखता हूं कि वलय के किसी एक अल्पांश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्रभावी होगा। क्या होगा? देखो कोई भी वलय थी, वलय का जो मैंने अल्पांश माना, चाहे ये वाला मानो, चाहे ये वाला मानो, चाहे और कोई अल्पांश मान लो, उस अल्पांश की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। उस वलय की वजह से क्या लगेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और उसका जो क्षैतिज घटक होगा यानी विद्युत क्षेत्र प्रभावी होगा। और यह विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, क्षैतिज घटक के बराबर होगा। और यह विद्युत क्षेत्र क्षैतिज घटक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्षैतिज घटक के बराबर होगा। क्लियर? तो देखो ये 4 लाइन आपको समझ में आ गई। सबसे पहले घटक की बात की तो घटक का आपको समझ में आ गया। फिर ये क्या कह रहा है कि एक वलय है, वलय का जो अल्पांश है उस अल्पांश की वजह से यहाँ पे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इस अल्पांश की वजह से यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, जब अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके बराबर होगा, इसके क्षैतिज घटक के बराबर होगा। तो अपन किसी भी एक अल्पांश की बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्षैतिज घटक क्या आएगा, DE और DE cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही आएगा। तो देखो DE का मान आप जानते हो, तो DE का मान क्या है, DE1 और DE2 दोनों बराबर है, तो वो मान क्या आया आपके पास 1/4πε0, साथ में क्या आया लैम्डा DL, अपॉन में क्या आया x² प्लस का r², साथ में यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा। क्लियर? अब यदि मैं मान लेता हूँ कि कोई ट्राइंगल लेता हूँ तो यहाँ पे मैं A नाम दे दूँ, AOP, क्या ट्राइंगल लेता हूँ मैं AOP से यदि मैं cos थीटा निकालता हूँ, AOP से cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, देखो आधार है OP, यानी आधार है आपके पास OP, और कर्ण कितना है आपके पास AP। ठीक है, आधार कितना है आपके पास, देखो आधार कितना है आपका x, तो ये क्या हो जाएगा x, और कर्ण कितना है x² प्लस का r² का क्या आ जाएगा √। क्लियर? ये वाली वैल्यू आएगी cos थीटा की। cos थीटा का मैं यदि यहाँ पे रखता हूँ तो DE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा DL, अपॉन में क्या आ जाएगा x² प्लस का r² हो जाएगा। cos थीटा का मान रखूंगा तो ये क्या आएगा x² प्लस का r²। यदि मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इसको 1/2 लिख सकता हूँ। जहाँ भी आप अंडर रूट हटाते हो तो उसकी पावर क्या लिख सकते हो आप, 1/2 लिख सकते हो, यानी अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, DE इज इक्वल टू 1/4πε0 आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा DL x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x² प्लस का r²। देखो इसकी घात कितनी है 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 + 1 यानी कितना आएगा 3/2 आएगा। तो इस तरीके से इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड करोगे, एक की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, आधार समान है, घात अलग अलग है, घात जुड़ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आएगा आपके पास लैम्डा DL x² प्लस r² की पावर 3/2। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो लैम्डा DL है तो लैम्डा DL की जगह आप क्या रख सकते हो, DQ रख सकते हो। बताओ मुझे कि जो आपके पास लैम्डा DL है उसकी जगह आप DQ रख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो लैम्डा DL की जगह। अब देखो अब क्या आया आपके पास, ये तो किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपके पास एक अल्पांश की वजह से। किसकी वजह से, अल्पांश की वजह से। बट अपन को किसके लिए निकालना है, पूरी वलय के लिए निकालना है, पूरी वलय के लिए निकालना है। तो जब एक अल्पांश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और पूरी वलय के लिए निकालना है, तो बताओ उसके लिए क्या करेंगे। यदि आपके पास क्या करना है, एक अल्पांश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, एक अल्पांश की वजह से ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अपन को निकालना है पूरी वलय के लिए, तो प्रत्येक वलय से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए
विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए प्रत्येक वलय से प्रत्येक अल्पांश से प्रत्येक अल्पांश से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए प्रत्येक अल्पांश से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो निकल गया। अब उसके लिए प्रत्येक अल्पांश से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए उसका योग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया उसका क्या करेंगे, योग करेंगे, या फिर उसका आप क्या करोगे, समाकलन। समाकलन का मतलब क्या, देखो कोई वलय थी, इस वलय को यदि मैं ऐसा मान लूं कि ये एक अल्पांश है, ये एक अल्पांश है, ये एक अल्पांश है, ये एक अल्पांश है, ये एक अल्पांश है और ये एक अल्पांश है, यानी इसमें बहुत सारे अल्पांश हैं। इस अल्पांश की वजह से अपना क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो मैं इन क्या करूंगा, पहले इस अल्पांश का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ऐड करने का मतलब क्या मेरा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, इसका समाकलन होगा। तो डी ई इज इक्वल टू, यानी अब ये किसके लिए निकल रहा है, पूरी वलय के लिए निकल रहा है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पूरी वलय के लिए, पूरी वलय के लिए। अब जो निकल रहा है वो किसके लिए निकल रहा है, पूरी वलय के लिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका समाकलन आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पूरा समाकलन आ जाएगा। तो देखो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास क्या, पूरी वलय के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू, समाकलन क्या आ जाएगा आपके पास, डी ई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल, क्या है लैम्डा डी एल, सॉरी लैम्डा डी एल एक्स, और ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्या आएगा 3/2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन करूंगा। तो समाकलन किस किस का होगा, समाकलन होगा केवल एल एक्स, ये डी एल का, क्योंकि एल क्या है आपके पास, रेखीय आवेश घनत्व का जो नियत है, एक्स यहाँ पे क्या है, दूरी है, यानी ये तो समाकलन से बाहर आ सकती है। तो इसको मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा आपके पास केवल किसका, ये जो ये नीचे वाली टर्म है वो भी क्या है आपकी एक कर्ण है, तो दूरी है, तो ये भी क्या है आपका एक कांस्टेंट है, तो समाकलन से बाहर आ गया, तो ये क्या रह गया, डीएल। क्लियर। तो इसको मैं नंबर देता हूँ समीकरण नंबर 5। लिखिए इसको, जल्दी लिखना थोड़ा, अब इसमें अपन एंडिंग में पहुंच गए, थोड़ा सा और बाकी है। लिख दिया, नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो डायग्राम में मैंने ये घटक बनाए हैं ये घटक भी बना लेना आप डायग्राम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये आपका क्या आ रहा है, इंटीग्रल डीएल। अब डीएल का इंटीग्रल, यानी इसमें क्या है, एक तरह से डीएल समाकलन क्या व्यक्त कर रहा है कि जो अल्पांश है वो रेखीय आवेश के अल्पांश है, उसको सभी को मैं ऐड करता हूँ। तो ये जो डीएल आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई आर। और जब आपने समीकरण नंबर फर्स्ट लिखा था आपको ध्यान होगा, आपको यदि ध्यान होगा तो अपन ने स्टार्टिंग में समीकरण नंबर फर्स्ट लिखा था। तो समीकरण एक क्या था आपके पास,
समीकरण एक था आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 2 पाई आर, यही था आपके पास। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा था, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा और 2 पाई आर। तो लैम्डा 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो देखो ये लैम्डा है और ये 2 पाई आर है, इसको यदि मैं एक साथ लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है आपका x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्या आएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका q आ जाएगा, क्योंकि जानते हो आप क्या कि लैम्डा और 2 पाई आर समीकरण एक से किसके इक्वल होता है, q के इक्वल, पहले से जानते हो। तो ये क्या हो जाएगा, q के इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, ये तो आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि जो x है वो लेस देन क्या होता है आपका r होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन r होता है, यानी जो x है वो r से काफी बड़ा है। तो यहाँ पे नेगलेक्ट क्या हो जाएगा बताओ मुझे, यहाँ पे नेगलेक्ट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपके पास, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो छोटा है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो एक्स क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, x क्या r नेगलेक्ट होगा तो x स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। ये 2 से 2 कट जाएगा तो और x से स्क्वायर, तो ये क्या आएगा आपका e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाय क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्लियर। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस वलय के कारण, जो ये कंप्लीट वलय है, इस वलय के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर, यानी इस पर जो आवेश है, आवेश और उसके बीच की जो केंद्र से दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्लियर। तो यहां से आप लिख सकते हो, ये तो आपने लिख ही दिया होगा। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि जो इसमें देखो यहाँ पे क्या आया, इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो इस पूरी वलय का जो आवेश है वो उसके केंद्र में क्या रहता है, संकेंद्रित रहता है। ये कैसे पता लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्पांश था, अल्पांश का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं आया। क्या रिजल्ट आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है 9 × 10⁹। ये क्या है, Q क्या है, एक समान रूप से जो आवेश वितरित था Q वो है, और नीचे क्या है x स्क्वायर, यानी इसके केंद्र से दूरी बिंदु P की दूरी है वो क्या है आपकी x है। तो यहाँ पे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, इससे बताओ जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इसकी विवेचना भी करो। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं कि ये वलय के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु P पर, x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें क्या मान सकता हूं कि जो वलय के से x दूरी पर है, यानी यहाँ पे क्या रिजल्ट, विवेचना क्या होगी यहाँ पे कि जो वलय है, वलय से आपके पास जो वलय इस प्रकार व्यवहार करती है कि वलय किस प्रकार व्यवहार करती है कि वलय का व्यवहार इस प्रकार है कि वलय का संपूर्ण आवेश, वलय का संपूर्ण आवेश इसके केंद्र में है, वलय का संपूर्ण आवेश इसके केंद्र में है। कैसे पता लगा, यदि मैं मान लेता यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन लेता कि यहाँ पे आपका कोई Q आवेश है, क्या है आपका कोई Q आवेश है, और Q आवेश से x दूरी पर आपको क्या निकालना है, कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप ये तो जानते हो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर, x दूरी पर, डायरेक्ट लिख सकते हो KQ बाय क्या आता है आपका r स्क्वायर, K क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में क्या आता है r स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी है, r की जगह क्या हो जाएगा x। तो इसी तरह व्यवहार कर रहा है, यानी अपने पास क्या आया कि जो अपने पास वलय का संपूर्ण आवेश है वो एक बिंदु आवेश में संकेंद्रित रहता है, क्या रहता है, संकेंद्रित रहता है। यदि ये वलय ना होती और इस टाइप का होता तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 1 मिनट में निकाल सकते थे, बट यहाँ पे वलय थी, तो वलय की वजह से अपन ने इस डेरिवेशन को इतना लंबा किया, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। तो मैंने क्या माना कि जो वलय का जो संपूर्ण आवेश है वो इसके केंद्र में संकेंद्रित रहता है, जिससे अपन P बिंदु पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाल रहे हैं, क्लियर। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है,
ठीक है, तो यहाँ तक आपका डेरिवेशन था, तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या मानी, देखो सबसे पहले मैंने क्या मानी, वलय मानी थी। क्या मानी थी, सबसे पहले मैंने कोई वलय मानी थी, इस पर क्यू समान रूप से आवेश वितरित था। इस पर मैंने दो अल्पांश माने डी क्यू और डी क्यू। इस अल्पांश की वजह से मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला, इस अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला। इसके घटक बनाए तो दो घटक आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, दो घटक आपस में जुड़ेंगे। अब इसका जो अल्पांश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इस क्षैतिज घटक के बराबर होगा। तो मैंने क्या माना था, डी ई इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। डी की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी, के क्यू टू के डी क्यू बाय एक्स, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर किया था। तो यहाँ से आपकी डी ई की वैल्यू निकल ली थी और ये सब वैल्यू ला के मैंने यहाँ पे रख दी। तो और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया था एक्स लेस देन क्या है, आर है, यानी एस काफी बड़ा है आर के कंपेयर में, तो आर को नेग्लेक्ट किया। तो ये आपका क्या आ गया, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पता लगता है कि जो इसका संपूर्ण आवेश है वो एक केंद्र में समाहित होता है और उससे आर एक्स दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती है। क्लियर। तो ये आपका हो गया जो न्यूमेरिकल था या डेरिवेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में वापस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूले। तो कल मिलेंगे वापस इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो और नेक्स्ट टॉपिक आपका बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा, गाउस का नियम। और गाउस का नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से भी जो डेरिवेशन होता है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। जिसने नहीं लिखा बोर्ड से वो लिख ले जल्दी।